हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका डियर स्टडी 21 में। और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है साइंस का, जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण मतलब चैप्टर 2 केमिस्ट्री या फिर साइंस का सेकंड चैप्टर आप बोल सकते हैं क्लास 10 का। उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ध्यान के साथ वीडियो को देखिए लास्ट तक। आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, तो पेशेंस बना करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है ये अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक और लवण से आपके एग्जाम में मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो भी बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देंगे जैक बोर्ड से, उनका एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। ये जो अभी तक पूछा जा रहा है वो इसी के पैटर्न पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल जैक बोर्ड के पैटर्न पे बात करेंगे, और अन्य बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो भी ध्यान से देखिए वीडियो को, वो अपने अनुसार कितना नंबर का पूछेगा वो देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखिए, हम लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्लास 10 के आप लोग बच्चे हैं अभी। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो कुछ कीवर्ड को माइंड में लाइएगा। कीवर्ड क्या है? पीतल और तांबा का बर्तन, और दूसरा है दही और खट्टा पदार्थ। मतलब रिलेशन इन्हीं दोनों के बीच में आपको देखना है। ठीक है, तो क्यों नहीं रखना चाहिए भैया? तो देखिए, दही और खट्टा पदार्थ, खट्टा पदार्थों में क्या होता है? खट्टा पदार्थों में होता है आपका एसिड होता है, मतलब अम्ल होता है। ठीक है, और जब हम लोग अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको पता होगा लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है वहाँ पर। तो उसी प्रकार से पीतल और तांबा का जो बर्तन है, जब हम लोग यहाँ पर दही और खट्टा पदार्थ रखेंगे, नॉर्मली दही में जो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो यही दही और खट्टा पदार्थ इन बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके ये क्या होगा, खाने वाला सामान खराब हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और बर्तन भी थोड़ा बहुत खराब होने का चांसेस बना रहता है, इसीलिए नहीं रखते हैं। तो आप आंसर बहुत ही आसानी से लिखिएगा, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होता है जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाता है, जिससे कारणवश जो सामान, जो चीज़ हम लोग रखते हैं वो भी खाने लायक नहीं बच जाता है, मतलब वो चीज़ खराब हो जाता है, साथ ही साथ बर्तन के भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप आंसर को लिखिएगा। आपको बस यही समझना था कि दही और खट्टा पदार्थ, खट्टा पदार्थों में क्या होगा, अम्ल होगा, और ये अम्ल जब अभिक्रिया करेगा धातु के साथ, मतलब पीतल और तांबे का बर्तन के साथ, तो ये क्या होगा, खाने वाला सामान खराब हो जाएगा, मतलब कुछ हानिकारक चीज़ बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस बने रहिए डियर स्टडी 21 के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लास से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, क्योंकि चीज़ आपको जो मिलेगा सही मिलेगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। देखिए, कन्फ्यूजन मत कीजिए, आपके लिए बहुत सारा वर्ड नया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल मैं आसानी से सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ? देखिए, अम्ल का जलीय विलयन, आप हॉर्लिक्स पीते हैं ना, तो हॉर्लिक्स का जो पाउडर होता है वो क्या है, सूखा है, लेकिन जब उसको हम लोग पानी में डाल करके बनाते हैं तब उस क्या बनता है, वो जलीय विलयन बन जाता है हॉर्लिक्स का। ठीक है, तो उसी तरह से अम्ल का मान लीजिए, जब तक पाउडर रहेगा तो ये क्या करेगा, विद्युत का चालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन जैसे ही अम्ल का जलीय विलयन लेंगे, मतलब अम्ल को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, वाटर में घोल देंगे, तो वाटर में क्या होगा, अम्ल का मात्रा मिल जाएगा, तब ये विद्युत का चालन करता है, मतलब तब ये अपने से करंट पास करता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपका क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो है जल में घुल करके क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। और जब तक आयन अवेलेबल नहीं रहेगा पानी में, तब तक उस पानी में क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं हो सकता है। तो एक बात आपको याद रहेगा, जब तक पानी में आयन नहीं होगा वहाँ पर विद्युत का चालन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन जब बनाते हैं तब ये विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए समर्थ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप पढ़ते होंगे ना, HCl, ये लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाता है? लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लिटमस पत्र में क्या प्रभाव होता है अम्ल और क्षारक का। जब किसी अम्ल को हम लोग मिलाते हैं लिटमस पत्र पे, तो अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को रेड कर देता है, मतलब लाल कर देता है। ठीक है,
तो उसी तरह से जब क्षार को मिलाते हैं हम लोग किसी लिटमस पत्र पर, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आपका क्वेश्चन क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, मतलब HCl का शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, ठीक है, ये जो है लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, ये अपना प्रकृति कब शो करेगा, कब दिखाएगा, जब ये जल में घुलेगा। तो जब सूखा लेंगे आप, शुष्क लेंगे, तो वो कैसे दिखाएगा, नहीं दिखा पाएगा ना वो अम्ल की क्षारक है। और जब वो अम्ल क्षारक अपना दिखा ही नहीं पाएगा तो लिटमस पत्र के रंग को कैसे बदलेगा, नहीं बदल पाएगा, क्योंकि लिटमस पत्र के रंग को बदलने के लिए अम्ल और क्षारक चाहिए होगा, ठीक है। तो वही आपका आंसर है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में सूखा हुआ है, मतलब जल नहीं है, जल की अनुपस्थिति में वो H+ आयन देगा ही नहीं देगा, उत्पन्न नहीं करेगा। और जब तक जल में H+ आयन उपस्थित नहीं होगा, मतलब वो अम्ल का व्यवहार अम्लीय जैसा होगा ही नहीं, तैसे ही वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाएगा। क्लियर है। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे क्षारक के बारे में पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन होगा। जब तक वो अपना जल में घुल करके, अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देंगे, और अगर क्षार होता तो वो जल में घुल करके क्या देता है, OH- आयन। तो जब तक ये अपने आयन में टूटेंगे नहीं, तब तक ये लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाएंगे। तो आप आंसर सिंपल सा लिखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जल की अनुपस्थिति में ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नए हैं तो डियर स्टडी 21 चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोस धीरे धीरे मिल जाएंगे। चैनल थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, प्यार दिखाइए, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 10 में हैं उनका स्कूल कोचिंग सब बंद है, लॉकडाउन का समय है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आपको सब चीज़ बहुत आसानी से समझाया जाएगा। अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब क्या होता है, मैं आपको वर्ड का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, तो दो वर्ड होता है, आपको साइंस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दो वर्ड देखने को मिलेगा, एक मिलेगा तनु और एक मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, एक वर्ड मिलेगा आपको तनु और एक वर्ड मिलेगा आपको सांद्र, ठीक है। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट, और सांद्र का मतलब होता है कॉन्क, मतलब कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। देखिए, तनु का मतलब क्या होता है ना कि वैसा विलयन होगा तनु में जिसमें क्या होगा कि पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, मतलब इसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, वाटर ज़्यादा होगा। और सांद्र का मतलब क्या होगा, पूरा हार्ड, मतलब एकदम इसमें पानी का मात्रा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अम्ल को तनुकृत, तनुकृत करने का मतलब कि पानी ज़्यादा होगा और चीज़ कम होगा, ठीक है, तनु करना मतलब पतला करना। और जब सांद्र की बात करेंगे तो सांद्र का मतलब क्या होता है कि जो अम्ल होगा ना वो ज़्यादा होगा और पानी उसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जब अम्ल को तनुकृत करते हैं तो ये क्यों हम लोग फिक्स करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, हम लोग अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। ये इसी तरह का बात हो गया। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कंटेनर में क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, मिल्क, ठीक है, और एक में क्या रखा हुआ है आपका, मान लीजिए वाटर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, ये मिल्क में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा है कि आपने एक बर्तन में पानी लिया हुआ है, वाटर, और इसमें दूध को मिला रहे हैं कि भैया इसी में दूध को मिलाते नहीं, दूध में पानी को मिक्स करते हैं। ये जनरल सा एग्जांपल, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए, जनरली यहाँ पर होता क्या है ना कि अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है, ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर आप इस तरह से पानी डालेंगे ऊपर से, तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है, मतलब हानिकारक आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को जो है, यहाँ मान लीजिए वाटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अम्ल को जल में मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि जल को अम्ल में मिलाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए, ये अम्ल हुआ, हम लोग क्या करेंगे, अम्ल को जल में मिलाएंगे, ठीक है, अम्ल को जल में मिलाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग जल को अम्ल में मिला देंगे, मतलब एक बाल्टी में मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है, अगर आप वहाँ पर ऊपर से पानी मिलाएंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारा हीट उत्पन्न होगा, तो उससे आपको हाथ में जलन महसूस हो सकता है, जल सकते हैं, ठीक है, और बर्तन भी ब्लास्ट कर सकता है, टूट सकता है गर्मी के कारण। तो इसलिए हम लोग कभी भी हानिकारक या फिर हानि से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि जल को अम्ल में नहीं, बल्कि अम्ल को जल में मिलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H+ आयन, H+ आयन कौन देता है, अम्ल देता है, और क्षारक क्या देता है, क्षारक आपका OH- आयन देता है। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता का विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति दो ही हो सकता है, या तो अम्लीय या तो क्षारीय मान लीजिए। तो H+ आयन की जो सांद्रता होगा,
सांद्रता की का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर H प्लस आयन बढ़ेगा, H प्लस आयन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो अम्लीय होगा, उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। क्लियर है। और H प्लस आयन जितना कम होगा, H प्लस आयन जितना कम होगा, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है। तो सिंपल सा आप क्या आंसर लिखिएगा कि विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्ल होता है, और अगर H प्लस आयन की सांद्रता घटती है तो विलयन और अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का। तो इसका प्रचलित नाम क्या है, मतलब कॉमन नाम, सामान्य नाम पूछेगा तो वो क्या होगा, विरंजक चूर्ण होगा। मतलब इसको ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं। अगर आपके कुएं में बहुत ज़्यादा जब बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, हम लोग वहाँ पर क्या मिलाते हैं, हम लोग वहाँ पर विरंजक चूर्ण मिलाते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। CaOCl2 इसका रासायनिक नाम क्या बोलिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। जब ऑक्सीजन बीच में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑक्सी बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम सूत्र CaOCl2, कॉमन नाम विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखिए, विरंजक चूर्ण का मतलब यही चीज़ बनाएगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कौन बनाएगा, तो वो कौन होगा, शुष्क बुझा हुआ चूना। मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब CaOH2 की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होगी तो क्या बनेगा, तो हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा CaOCl2। ठीक है। देखिए, ये Ca और ये Cl2 मिल जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी इनके साथ आएगा, और ये H जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका H2O बन करके उड़ जाएगा, पानी बन करके। ठीक है। तो जब याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, जब क्लोरीन की अभिक्रिया बुझा हुआ चूना के साथ करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला क्या आ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, रासायनिक या सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, जिप्सम। ये आप देख पा रहे हैं, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। ये क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल सा बोलिएगा कि जब जिप्सम को, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2-3 नंबर का। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो क्या बोलिएगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितना ताप पर, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये जल के कुछ अणुओं को त्याग करके क्या बनाता है, ये बनाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। आप देख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O ऊपर में, मतलब ये क्या था, जिप्सम था। जब जिप्सम को थोड़ा सा हम लोग क्या किए, गर्म कर दिए 373 केल्विन ताप पर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब 2H2O ऊपर में था, यहाँ बन गया हाफ H2O, मतलब लगभग कुछ पानी त्याग कर दिया। ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वो जल के कुछ अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण करता है। क्लियर है। सब क्वेश्चन आपका NCERT के बुक से था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने डील कर लिया। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो मैंने बताया बुझा हुआ चूना। कठोर जल को मृदु कर लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, नंबर 3। तो इसका आंसर क्या होगा, धावने का सोडा। ठीक है। धावन सोडा जो होता है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O, उसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। DRST 21 को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू।